हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिस नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, जियोग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़्यादा रखी जाए। क्वेश्चन चाहे कम ही सॉल्व करें, लेकिन उनको अच्छे से जो है वो हम एक्सप्लेन करके उनको अच्छे से जो है थॉरली हम पढ़ेंगे, जिससे कि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हमारे निकल कर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी आपने उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि और लोग जो है वो भी जुड़ पाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्पेशली एचपी टेट के लिए है, और भी जितने भी एग्जाम हैं वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन काम आएंगे। जहाँ पर भी आपको जियोग्राफी आती है वहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको काम आएंगे। कि मैंने स्पेशली ये वीडियो जो है वो आज एचपी टेट के लिए बनाई है। तो जो भी एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी पूछा है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी कौन है भारत का सबसे बड़ा? वो है लद्दाख। सेकेंड नंबर पे आता है JNK, और अगर सबसे छोटा पूछे तो वो आता है लक्षद्वीप। ठीक है, तो हम फटाफट से पहले एक बार देख लेते हैं। ठीक है, भारत में अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट स्टेट, सबसे बड़ी स्टेट, सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, तो आपने बताना है राजस्थान। और अगर स्मॉलेस्ट स्टेट पूछी है तो आपने बताना है गोवा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा मोस्ट पॉपुलस स्टेट पूछेंगे। मोस्ट पॉपुलस मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी स्टेट पूछेंगे आपसे। मोस्ट पॉपुलस स्टेट जो है वो हमारी कौन सी है? वो हमारी है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और अगर आपसे लीस्ट पॉपुलस स्टेट पूछेंगे, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो वो आपने कौन सा बताना है? सिक्किम। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। एरिया वाइज, ये एरिया वाइज है। ठीक है, याद रखना है ये एरिया वाइज है। तो एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट है राजस्थान और सबसे छोटी है गोवा। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो था यूनियन टेरिटरी से, तो यूनियन टेरिटरी भी देख लेते हैं हम फटाफट से। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी मैंने अभी आपको बता दी, वो है हमारी लद्दाख। ठीक है, और स्मॉलेस्ट पूछेंगे तो वो है लक्षद्वीप। ठीक है, वैसे ही मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी पूछेंगे। मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी पूछेंगे तो वो कौन सी बतानी है आपने? वो है दिल्ली, NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली जो है वो मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी, सबसे ज्यादा जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है जनसंख्या के हिसाब से वो है दिल्ली। ठीक है, NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और अगर आपसे सबसे कम लीस्ट पॉपुलस पूछेंगे, लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी, तो आपने बतानी है फिर से लक्षद्वीप। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार देखते हैं। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम। सबसे एरिया वाइज जो है वो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी, सबसे बड़ा संघ राज्य। यूनियन टेरिटरी क्या होती है? संघ राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जिनको संघ राज्य नहीं पता, केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी लद्दाख, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। जनसंख्या के आधार पर लार्जेस्ट कौन होएगी? दिल्ली, और लीस्ट कौन होएगी? सबसे छोटी लक्षद्वीप। ये दोनों ही लक्षद्वीप ही है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुए हैं, इनको आपने जरूर याद करके जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है लद्दाख। अच्छा, इसमें आपने अब और क्या क्या याद रखना है? तो देखिए लद्दाख का जो एरिया है, लद्दाख का एरिया है 1,74,852
वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इसका एरिया है। और अगर आपसे क्रम पूछ ले कि एरिया वाइज ना आप यूनियन टेरिटरी को एक क्रम में लगाइए, तो जब हमने इनको क्रम में लगाना है, सबसे पहले आएगा लद्दाख, उसके बाद आएगा JNK, ठीक है, उसके बाद आएगा अंडमान निकोबार, ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा दिल्ली। एरिया वाइज लगा रहे हैं हम इनको क्रम में, ठीक है। दिल्ली के बाद आ जाएगा दादर नागर हवेली व दमन द्वीप। आपको पता है दमन व द्वीप जो है और दादर नागर हवेली, इनको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, इनको मर्ज कर दिया गया, तो ये अब एक ही यूनियन टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा पुदुचेरी, पांडिचेरी भी बोलते हैं इसको। उसके बाद आता है चंडीगढ़ और लास्ट में आता है लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये एरिया वाइज इनको क्रम में लगा दिया है। सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली, दादर नागर हवेली, दमन व दीव, और फिर पुदुचेरी, फिर चंडीगढ़ और फिर लक्षद्वीप, ठीक है। तो हमारे टोटल कितने हैं यूनियन टेरिटरी? 8, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि भारत में कितने राज्य हैं? भारत में राज्य हैं 28 और यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? 8, ठीक है। राज्य है 28 और यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है 8, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं, इसको भी आपने याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं जो इस क्वेश्चन से रिलेट करके बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में, है ना, तो विश्व में भारत जो है वो 7वें नंबर पर आता है। एरिया वाइज अगर हम देखें तो भारत जो है वो 7वें नंबर पर आता है, ठीक है। तो अब हम विश्व में सबसे बड़े देशों का क्रम देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे 7वें नंबर पे भारत आ रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो सबसे बड़े देश में हम देखेंगे सबसे पहले नंबर पे आता है रशिया, ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है रशिया। सेकेंड नंबर पे आएगा कनाडा, थर्ड जो है वो है चाइना, चीन, फोर्थ नंबर पे आएगा USA, फिफ्थ नंबर पे ब्राजील और 6th नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, 7th नंबर पे है इंडिया, भारत। 8th नंबर पे भी अगर आपसे कभी पूछ ले कि भारत के बाद किसका नंबर आता है तो अर्जेंटीना, ठीक है। भारत के बाद कौन सा वाला देश आता है 8th नंबर पे? तो अर्जेंटीना। तो ये जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में देशों का क्रम है। सबसे बड़ा देश जो है वो रशिया है, फिर कनाडा, चाइना, USA, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये 8 बड़े देश जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो तो मैंने अभी आपको करवा दिया है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा मैंने बहुत बार पढ़ाई है और उसकी ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई है, छत पर जा गब्बर मामी या फिर मित्र पर घमचा झार, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि कर्क रेखा जो है वो भारत में टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। तो इनमें अगर हम देखेंगे तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है? बोला कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? इनमें से किस राज्यों में से गुजरती है? तो झारखंड से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, ठीक है। जब मैंने आपको मेरी पुरानी जो जियोग्राफी की वीडियोस हैं, जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो भी पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो लोग पुरानी जियोग्राफी की वीडियोस जरूर देखिएगा। मैप के जरिए मैंने वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है वो समझाई हैं। तो वहाँ पर मैप में आप देखोगे कि हमने देखा था कि हमारे भारत का विस्तार जो है वो 6 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 तक है,
ठीक है। इसको पृथ्वी का इसको अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार। तो हमारा भारत जो है वो 6 डिग्री 4 इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार में जो है इंदिरा पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ऊपर लद्दाख में इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल, ये मैंने पढ़ा दिया है आपको पहले भी, इंदिरा कॉल। वहां तक जाके जो है वो लास्ट पॉइंट है, उत्तर में लास्ट पॉइंट और ये दक्षिण का लास्ट पॉइंट। तो ये उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है हमारे भारत का। ठीक है, तो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से अक्षांश में अक्षांशीय विस्तार है ना ये, तो बिल्कुल बीचों बीच में से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कौन सी रेखा गुजरती है? हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। हमने बहुत बार ये पहले भी डिस्कस किया है। अगर आप मैप में भी देखना चाहें तो देखिए ये पड़ता है हमारा, ये मैप है, मैंने इसमें भरा नहीं है अभी कुछ भी नहीं। आप भी ऐसे मैप लेकर जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इनको खुद भरिए, सारे स्टेट्स भरिए, फिर आपको इजीली जो है वो ये चीज़ें लर्न होने लगेंगी। ठीक है, याद होने लगेंगे। आपने इनको जरूर करना। तो देखिए 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री, ये पृथ्वी के तो नहीं, भारत के बीचों बीच से निकल रही है। पृथ्वी के बीचों बीच से विषुवत रेखा इक्वेटर गुजरती है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। देखो ये, ठीक है। तो कौन कौन सा राज्य कवर कर रही है, कौन कौन सा राज्य कवर कर रही है? तो देखो टोटल 8 राज्यों से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें सबसे फर्स्ट नंबर पे है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हम लोगों ने जब जनरल स्टडी एमसीक्यूज की जितने भी मैंने वीडियोस बनाई है, 41, 42 वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पर हैं, वहां पर भी बहुत बार हमने ये डिस्कस किया है कर्क रेखा। तो मुझे लगता है कि जो बहुत पहले से वीडियोस देख रहे हैं उनको अब याद हो गई होगी ये चीज। ठीक है, कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ये गुजरती है। ठीक है, और 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, तो देखिए हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं, ये भी मैंने बहुत बार पढ़ाया है आपको। आई होप आपको 7 सिस्टर्स याद हो गई होंगी। ठीक है, हमारी 7 सिस्टर्स जो हैं उनमें ये हमारी 7 सिस्टर्स हैं। ठीक है, अगर हम सिक्किम को छोड़ दें, ये सिक्किम जो है इसको ब्रदर बोलते हैं। इसके अलावा ये जो है ये हमारे 7 सिस्टर्स हैं। ठीक है, 7 सिस्टर्स में देखो ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये बीच में आसाम है। ठीक है, तो 7 सिस्टर्स जो हैं इनमें से पूछा है कौन सी, ये म्यांमार है, ये म्यांमार है। ठीक है, तो कौन सी म्यांमार को टच नहीं कर रहा है? तो देखो अरुणाचल प्रदेश तो म्यांमार को टच कर रहा है, नागालैंड टच कर रहा है, मणिपुर टच कर रहा है, मिजोरम टच कर रहा है। इनमें से कौन सा वाला है? देखो आसाम ने टच कर रहा है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ये तो टच कर रहे हैं ना। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, मिजोरम है, ये तो 4 टच करते हैं। तो मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तो टच कर रहा है, लेकिन आसाम देखिए अंदर है, आसाम सारा अंदर है ना। तो आसाम म्यांमार को टच नहीं कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? आसाम। ठीक है, आसाम जो है वो इसका सही आंसर होगा, इसको भी आपने कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो ये भी मैंने पहले एक बार डिस्कस कर दिया है, अगर आपको याद हो, बांग्लादेश। ठीक है, आज का आपका क्वेश्चन, आज आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है बांग्लादेश के साथ भारत की कितने किलोमीटर रेखा लगती है, कितने किलोमीटर का एरिया जो है वो बांग्लादेश के साथ भारत शेयर करता है, कितना एरिया, कितना बॉर्डर एरिया शेयर करता है, वो आपने मुझे बताना है। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है, बांग्लादेश के साथ ये बॉर्डर साझा करता है। सबसे छोटा पूछेंगे ना, सबसे कम तो वो है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? मानक समय के बारे में भी मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, तो इसको भी हम एक बार जो है वो अच्छे से देखेंगे। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हमारी जो समय रेखा है वो नहीं गुजरती है। तो हम एक बार अपनी समय रेखा को देखते हैं।
मानक देशांतर रेखा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। तो वो जो हमारी समय रेखा है वो कहाँ पर स्थित है, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मैंने पहले भी आपको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं बनाई थी, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो पृथ्वी पर ये काल्पनिक रेखाएं हैं, जो लेटी हुई रेखाएं हैं, इनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये खुद ब खुद पृथ्वी के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये सिर्फ हमने मैप में ग्लोब के ऊपर अपनी सुविधा के लिए बनाई हुई है, ठीक है। और ये जो खड़ी वाली है इनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये देशांतर रेखाएं हैं जो खड़ी वाली है, और जो लेटी वाली है वो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। तो समय का निर्धारण देशांतर के हिसाब से होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। समय का निर्धारण जो है वो देशांतर रेखाओं के हिसाब से होता है, ठीक है। तो कहाँ पर स्थित है हमारी, देखो ये जो बीचों बीच से गुजरती है ना, इसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, जो 0 डिग्री से गुजरती है, जो बीचों बीच से, इसी रेखा, ये जो 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री देशांतर है, जिसको ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि ये लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। इसी के आधार पर जो है पूरे विश्व का जो समय है वो निर्धारित होता है, ठीक है। भारत की भी अपनी एक अलग मानक देशांतर रेखा है, क्योंकि भारत में जो समय है ना, अरुणाचल प्रदेश से चलते चलते गुजरात तक 2 घंटे का डिफरेंस है, 2 घंटे का। अगर हम अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक पहुंचे 2 घंटे का डिफरेंस है। तो ऐसा ना हो, है ना, हमें प्रशासनिक रूप से भी और भी तरीकों से हमें कोई परेशानी ना हो, उसके लिए क्या किया जाता है, देश में एक ही टाइम टेबल सेट करने की कोशिश की जाती है। हाँ, जो बड़े देश होते हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा देशांतर होते हैं, वहां पे ज्यादा समय रेखाएं भी बनाई जाती है, जैसे रशिया तो बहुत उसका एरिया तो बहुत ही ज्यादा वाइड है ना। तो वहां पे अलग अलग मानक समय रेखाएं जो है वो निर्धारित की गई है। भारत की एक ही समय रेखा है, मतलब भारत में ना एक ही समय फिक्स कर दिया गया है, वही समय पूरे भारत में हर जगह एक ही समान रहता है, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देशांतर रेखाएं समय बदलती हैं। एक देशांतर निकल जाने पर हम 4 मिनट का डिफरेंस पाते हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात आते आते 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए परेशानी ना हो लोगों को, तो क्या किया गया है, एक ही टाइम सेट कर दिया है। वो जो टाइम फिक्स किया गया है ना, उसी को हम अपनी समय रेखा बोलते हैं, जो भारत के बीचों बीच, जो अगर हम देखें तो भारत के बीचों बीच यहाँ उत्तर प्रदेश, देखो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ से ये सीधी निकल जाती है, ठीक है, ऊपर से नीचे इधर निकल जाती है। तो ये जो रेखा है ये कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर ये फिक्स कर दी गई है, ठीक है। इसको ये कहाँ से गुजरती है ये भी पूछ सकते हैं, तो ये इलाहाबाद के मिर्जापुर नामक स्थान से गुजरती है, ठीक है। और इसको भारत की मानक देशांतर रेखा हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो समय होता है ना, वही फिर पूरे देश में जो है वो समय की घड़ियां जो है वही समय दिखाती है, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि देशांतर रेखाएं, एक देशांतर रेखा क्रॉस करने पर ना 4 मिनट का फर्क आ जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से परेशानी ना हो तो क्या किया जाता है, एक ही टाइम सेट करने की कोशिश की जाती है। तो वैसे ही भारत में भी एक टाइम सेट कर दिया गया है, जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश से गुजरता है। और किन किन राज्यों से ये गुजरता है, तो देखिए, एक तो ये उत्तर प्रदेश से गुजरता है, सेकेंड ये गुजरता है मध्य प्रदेश से, ठीक है, थर्ड ये गुजरता है आंध्र प्रदेश से, और इसके अलावा ये और कहाँ से गुजरता है, तो देखिए छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, और ये उड़ीसा से भी गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है और उड़ीसा से भी गुजरता है। तो टोटल कितने स्थान हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी मानक समय रेखा। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक समय रेखा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन से राज्यों से नहीं गुजरती है, तो मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से तो गुजरती है ना। इसके अलावा उड़ीसा से गुजरती है, और इसके अलावा और कहां से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो महाराष्ट्र से ये नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र इसका से। नेक्स्ट है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, कौन सा वाला है इनमें से,
तो ये भी मैंने आपको मैप से बहुत अच्छे से करवाया। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जियोग्राफी की, जरूर देखना, ठीक है। तो मैंने मैप से आपको बहुत अच्छे से करवाया है कि अंडमान निकोबार के निकोबार में सबसे लास्ट पॉइंट है जो कितने डिग्री पर स्थित है, 6 डिग्री 4 पे स्थित है, उत्तरी अक्षांश पे, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? इंदिरा पॉइंट। और कहां पर है ये है निकोबार द्वीप पे, निकोबार द्वीप पे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? निकोबार द्वीप के ऊपर है ये, तो याद रखना है आपने, ठीक है। निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप के ऊपर है ये, ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, ये मैंने पहले भी समझाया है, आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। वहां पर मैंने मैप में बनाकर बहुत अच्छे से दर्शाया हुआ है उसके ऊपर। तो सारे सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, सबसे उत्तरी कौन सा है, सबसे पश्चिमी कौन सा है और सबसे पूर्वी कौन सा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी, आप वहां से इनको कर लीजिए। नेक्स्ट है भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। देखिए, मान लो, सॉरी, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो पूछा है, ठीक है, कि भारत कहां पर स्थित है। तो भारत में ध्यान रखना, देखिए भारत, ये जो पृथ्वी है ना, इसको बीचों बीच से काट देती है कौन सी? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और भूमध्य वाले नीचे के क्षेत्र को हम बोलते हैं, भूमध्य रेखा के नीचे के क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। वैसे ही ऊपर से नीचे अगर हम देखें तो 0 डिग्री देशांतर जो है वो बीचों बीच से काटता है। 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ के पार्ट को हम बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। ऐसे को अगर हम देखें ना, ये पूरा एरिया, इसको हम बोल देंगे पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। और इस साइड वाले एरिया को हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। तो अब आप देखिए, हमारा भारत ना यहाँ स्थित है, यहाँ पे। तो अगर हम अक्षांश रेखाओं में देखें तो हमारा भारत उत्तर में है, और अगर हम देशांतर रेखा के हिसाब से देखें तो हमारा भारत पूर्व में पड़ता है ना। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, देखो मैं अलग अलग बनाती हूँ, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा के हिसाब से ये है पश्चिमी गोलार्ध, वेस्ट, और ये है ईस्ट, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और अक्षांश रेखा के हिसाब से ये जो भूमध्य रेखा से ऊपर वाला पोर्शन है, ये है हमारा नॉर्थन, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला पड़ता है साउथ, है ना, दक्षिणी गोलार्ध पड़ता है ये। तो इस हिसाब से अगर हम अपना भारत देखें तो एक तो हमारा भारत कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, हमारा भारत ना यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो इट मीन्स वेस्ट में तो होगा नहीं, पश्चिम में तो होगा नहीं, कहाँ पे होगा? पूर्व में। और साउथ में तो होगा नहीं, कहाँ पे होगा? नॉर्थ में, उत्तर में। तो हमारा भारत उत्तर और पूर्व में पड़ता है। किस में पड़ता है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। अक्षांश रेखाओं में देखें तो उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, देशांतर रेखाओं में देखें तो पूर्वी देशांतर में पड़ता है, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है हमारा भारत, यहाँ पे पड़ रहा है ना। तो अक्षांश रेखाओं से ऊपर पड़ रहा है उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर रेखा के पूर्व में पड़ रहा है। तो कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ रहा है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ रहा है। याद रखना है, भारत हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो बताइए बताइए बताइए। ये क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊं कि आप बताओगे? इस स्थान के बारे में पूछा है, इसको क्या बोलते हैं? देखिए, ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी, और ये नीचे है हिंद महासागर, ठीक है। तो बोला जहां पर ये तीनों मिलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं कन्याकुमारी, इस पॉइंट को बोलते हैं कन्याकुमारी। तो ये भी आपने याद रखना है, भारत का वो स्थान जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर सब मिल जाते हैं, तीनों मिल जाते हैं, उसको कन्याकुमारी। कहाँ पे मिलते हैं? कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी में मिलते हैं। तो आज के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक करना है। फिर मैं और बहुत सारी वीडियोस जो है वो कोशिश कर रही हूँ और भी बनाऊँ। थोड़ा समय कम लग पाता है वीडियोस बनाने का, इसलिए जो बहुत टाइम से मुझसे जुड़े हैं, आई एम सॉरी, बहुत कम वीडियोस बना पाती हूँ। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि कुछ भी देने से बेटर है कि कुछ अच्छा दिया जाए, चाहे वो लेट आए
तो आप लोग जो है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।